सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी सितंबर 2022 में आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अनीश दयाल सिंह को। तो याद रखना, अब अनीश दयाल सिंह ये आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है। अभी तक जो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल थे, कौन? सुजॉय लाल थाउसेन, अब इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। असम राइफल्स के प्रमुख प्रदीप चंद्रन नायर हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अतुल करवाल। सीआईएसएफ के कौन है? शीलवर्धन सिंह है। बीएसएफ के हैं पंकज कुमार सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल के अभी 24वें प्रमुख कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया बने थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन है? M.A. गणपति हैं। तो ये नाम भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय भादु को। तो अभी अजय भादु को चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अभी कुछ समय पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? राजीव कुमार बने थे। और कौन से नंबर के बने थे? तो 25वें नंबर के बने थे। और यहीं से 2 स्टैटिक प्रश्न आप जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? तो आंसर होगा वीएस रमा देवी। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना भी याद रखो 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। वैसे 25 जनवरी को एक और डे होता है, चलो कमेंट बॉक्स में आप ही लिख के बता दो कौन सा डे होता है। बाकी आप जानते हो अभी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने थे? समीर वी कामत। सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? सुरेश एन पटेल बने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में सबसे कम गेंदों पर 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार ने। अब देखो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां इस एक प्रश्न में 3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि सूर्य कुमार यादव इन्होंने T20 इंटरनेशनल में ये सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 1000 रन बनाने के लिए 573 गेंदें खेली। और इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ा है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 604 गेंद खेली थी। अच्छा, इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, वे T20 क्रिकेट के इतिहास में 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं आपको बता दूं, दुनिया में अगर बात करोगे तो वेस्ट इंडीज के जो ऑलराउंडर हैं किरोन पोलार्ड, उनके नाम सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। कितने? 614। और तीसरा पॉइंट यहां से आप ये याद रखो कि विराट कोहली T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 337 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है। तो इस एक प्रश्न में ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनका याद रखना नाम। एक नाम सूर्य कुमार से संबंधित था, एक रोहित शर्मा से, और एक विराट कोहली से संबंधित प्रश्न बताए। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताइए अभी हाल ही में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा ने जनजातियों का विश्व कोश जारी किया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो उड़ीसा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। मतलब जनजातियों के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि उनकी संस्कृति के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, सबके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और अभी इसको लॉन्च किसने किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। अच्छा मुझे बताओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89वां संविधान संशोधन आर्टिकल 338A के तहत। चलो मुझे बताओ, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा हेमानंद बिस्वाल। आपको याद है उड़ीसा ये बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला
और भारत की अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। वैसे वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आप जानते हो इंदौर में एक रेलवे स्टेशन है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसका नाम अभी एक ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रख दिया गया। वैसे बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और आप जानते हो देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस अकादमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क आपको मिलेगा। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा उड़ीसा सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया था। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग में टॉप पर रहा उड़ीसा। अभी उड़ीसा की जो मो बस सेवा है उसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू किया उड़ीसा ने। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर बना। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और 10 रुपए के करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। यहीं पे वो हॉकी मैच होंगे। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं? तो याद रखना, नुआखाई महोत्सव होता है यहाँ पे, रजा पर्व होता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव यहाँ का फेमस है, छऊ महोत्सव आपने पढ़ा होगा, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। ये सब यहाँ के फेमस हैं, इनको याद रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जमशेदपुर। तो अभी टाटा स्टील ने जमशेदपुर जो कि है झारखंड में, वहाँ पे ये कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ये जमशेदपुर के आसपास ग्रीन जोन को बढ़ाएगा। आप जानते हो जमशेदपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एक तरह से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसके माध्यम से आसपास ग्रीन जोन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें पार्क होगा जहाँ पे पैदल चलने की सुविधा होगी, घूमने फिरने की सुविधा होगी, योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होगा, पक्षियों के लिए अलग स्थान होगा, तालाब वगैरह, फल और बांस के बगीचे वगैरह होंगे यहाँ पे। और टाटा स्टील, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, स्थापना इसकी हुई थी 1907 में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। अच्छा, जमशेदपुर यू प्रश्न पूछूं अगर मैं, ये किस नदी के किनारे है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किनारे स्थित है। टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। और MD CEO TV नरेंद्रन है। और जैव विविधता से याद आएगा आपको, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे तो यहाँ से हमने 3 डे कई बार रिवाइज कराए हैं। जब भी 22 तारीख वाला डे आता है तो लगातार 3 महीनों के 22 तारीख को आपको याद रखना है। जैसे कि 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, और ये 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। और स्टील से याद आना चाहिए आपको, अभी भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ पे बनी? तो आंसर होगा सूरत में। और बताओ, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किसने बनाया था? यानी कि फॉसिल फ्री स्टील, यानी कि कोयले को उपयोग में लिए बिना स्टील बनाया। ये स्वीडन में बनाया गया था। स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने। और आपको याद हो तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे सज्जन जिंदल। और टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट भी शुरू किया था। आपको याद हो तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे खुला था? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। और दुनिया में अगर बात करें स्टील प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 कंट्री कौन सा है? तो चाइना है। दूसरे स्थान पे है भारत। तो ये सब याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो बताओ, देश का पहला कोचिंग हब ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में। तो राजस्थान सरकार ये प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं और कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराकर देश का पहला कोचिंग हब तैयार कर रही है, जिसमें विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये कहाँ पे बनेगी? जयपुर के प्रताप नगर में। तो 65,000 वर्ग मीटर की भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पे सभी कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह पे होंगे। यहीं पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी, साइबर लैब, मनोरंजन केंद्र, जिम, हेल्थ क्लब,
फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, जॉगिंग पार्क, साइकिलिंग ट्रैक, हॉस्टल, मतलब हर तरह की उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर होंगी। मतलब उन्हें कहीं यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोचिंग से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने फ्री कोचिंग देने के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम क्या है? अनुप्रीति योजना। उत्तर प्रदेश ने भी इसी तरह की एक योजना शुरू की थी, उसका नाम है अभ्युदय योजना। और झारखंड ने भी शुरू की थी इस तरह की एक योजना, उसका नाम है सारथी योजना। और जयपुर से याद आएगा, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में ही तैयार हो रहा है। और देश का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर ये भी आपको मिलेगा जयपुर में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पर्यटन पर्व 2022 यानी कि पर्यटन महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन ये किया गया। और इसकी शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? मुंबई में, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में। आप जानते हो अभी विश्व पर्यटन दिवस हमने मनाया था, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, और नेशनल टूरिज्म डे आपका होता है 25 जनवरी को। अच्छा, महाराष्ट्र से आपको याद आएगा, अभी महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नॉर्वेकर, इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि भारत के सबसे युवा स्पीकर ये बने। और आप जानते हो औरंगाबाद इसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। अभी भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को ये मुंबई में शुरू किया गया और इसका नाम है स्विच। और बताओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना था 2022-23 के लिए? तो आपका आंसर होगा वाराणसी को। आपको याद होगा अभी उड़ीसा के तपन कुमार मिश्रा, इनको 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाइड की श्रेणी में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मुंबई में ही शुरू हुआ देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन। और याद रखना, मुंबई ये भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा 2023 में। अभी कल हमने पढ़ा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट आई है, उसमें महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पे रहा। पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई। तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ को। तो अभी पोषक अनाज अवार्ड 2022 ये छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया। और क्यों दिया गया? तो मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, इसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया। तो एक्चुअली में मोटे अनाज की कुछ फसलें हैं जैसे कि कोदो, कुटकी और रागी, ये मोटे अनाज है। और आप जानते हो मोटे अनाज ये पोषण से भरपूर होते हैं। और आपको तो याद भी होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो याद रखना, ये जो रागी हो गया, कुटकी हो गया और कोदो हो गया, इसे एमएसपी पे खरीदेगा छत्तीसगढ़। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस तरह से इन मोटे अनाजों को ये बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़, और इसीलिए छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज पुरस्कार 2022 दिया गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ ने ही बाजरा मिशन को भी शुरू किया था। और मैं पूछूं कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। अच्छा, भारत का पहला ग्रीनफील्ड आधारित इथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे खुला? पूर्णिया, बिहार में। बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसके रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी। कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी, जिसमें दूसरी बेटे के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। चलो आप बताओ, देश का भी 53वां 53 नंबर का टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना है? ये छत्तीसगढ़ का ही है, नाम बताओ उसका। और लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में आपको मिलेगा। और यहाँ का राउत नाच काफ़ी फेमस है। और पंडवानी नृत्य भी बहुत फेमस है यहाँ का। और इसकी पहली महिला कलाकार कौन थी? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा तीजन बाई। एक हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है पूछ रहे हैं, बताओ। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हम इस प्रश्न को क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि अभी इसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये खबरों में था, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा, डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न बनेगा इस तरह का कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है। और टाइगर से आपको याद आएगा वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस, ये हम 29 जुलाई को मनाते हैं। और भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 53 नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इससे पहले 52वां बना था रामगढ़ विषधारी, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। अच्छा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। और आप जानते हो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, ये राजस्थान से है। अच्छा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। और एक ऑटोबायोग्राफी भी है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किसने लिखा है इसको? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ने। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहां पे बनेगा? करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न है ये, उत्तर दो इसका। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सुनियन। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, और इसका आयोजन कहां पे किया गया? सेशेल्स में। और इसमें भारत की तरफ से INS सुनियन ने हिस्सा लिया। तो ये जो अभ्यास है ये संयुक्त समुद्री बल, जिसके अंदर 34 देश शामिल है, उनका एक एक्सरसाइज है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस इसका नाम है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? जिन देशों का समुद्र के ऊपर अवैध अधिकार है उसका विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, आपको याद है रिम्पैक एक्सरसाइज हुआ था, उसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? INS सतपुड़ा ने। और आप जानते हो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अभी INS तारागिरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसे मुंबई से शामिल किया गया था। और खाड़ी देशों में भारत के जहाजों की सुरक्षा के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन संकल्प, और उसमें भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया था? INS तलवार को। और अभी किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला? तो आंसर होगा INS वलसुरा को। और पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो आंसर होगा INS ध्रुव। और भारत का पहला विध्वंसक जहाज कौन सा था? INS राजपूत, अभी से विशाखापत्तनम से डिकमीशन कर दिया गया। और अभी आपको याद होगा भारत और सेशेल्स के बीच में अभी एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमितिये नाम का एक्सरसाइज। कहाँ पे? सेशेल्स में ही, वो भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा भावनगर, गुजरात में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वहां पे कम टाइम में आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके फोटो के साथ आपका नाम टॉप 10 में सबको दिखाई भी देगा। और ये बात बताने का मेरा मकसद क्या है, ये बात मैंने आपको क्यों बताई थी, जरा समझो इसको। मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसको कि इस बहाने आप लोग टेस्ट को सीरियसली लोगे और आप कोशिश करोगे कि हाँ, आप स्पीड से क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालें, और आप कोशिश करें कि एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ लूं और उसे समझ लूं और उसका आंसर लगा दूं। मतलब एक ही क्वेश्चन को मेरे को 2 बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस तरह की हैबिट अभी से आपके अंदर डल जाए तो एग्जाम टाइम में वो हैबिट आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में रहता है टाइम। और ये मैंने रैंकिंग वाला फीचर आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में इसीलिए डलवाया, और इसीलिए मैं आपको जोर देता हूं इस बात पे, क्योंकि हम लोगों की ऐसी आदत है कि जब तक किसी चीज के बदले कुछ अवार्ड हमें दोगे नहीं ना, तब तक उसके प्रति हम सीरियस नहीं होते। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कल से जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा? पैसा मिलेगा, उस पैसे से आप अपनी जरूरत पूरी कर सकोगे। तो ये अवार्ड ही तो है, इस मेहनत के बदले आपको अवार्ड मिल रहा है। तो बस मैंने कह दिया कि टॉप 10 में आपका नाम आएगा, सबको दिखाई देगा, साथ में मैं भी आपका नाम अपने मुंह से बोलूंगा ताकि सबको वो सुनाई दे, आपको अच्छा फील हो। तो ये अवार्ड ही तो है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। वो अपना नाम बुलवाने के चक्कर में, मुझे पता है वो किस तरह से चीटिंग करते हैं, और क्विज को फटाफट से लगा लेते हैं और 8 सेकंड में 9 सेकंड में वो उसे पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे टाइमिंग भी दिखता है। फिर मैंने क्या किया, जो आपके कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो तो है ही सही, एक क्वेश्चन में पुराने जनवरी से लेके अभी तक कहीं से भी एक क्वेश्चन में और डाल रहा हूं, और एक स्टैटिक प्रश्न और डाल रहा हूं,
क्योंकि कल के करंट अफेयर्स के क्विज बना करके दे रहा हूं तो वो तो आपको रटे हुए हैं, तो आप तो वो वैसे ही भर दोगे बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। और आपको पता है इससे आप ही को नुकसान होगा भाई, जो हमारा मेन मकसद है उससे तो आप हट गए ना, क्वेश्चन तो आपने रीड ही नहीं किया, फिर क्या फायदा ये सब करने का। मैंने तो आपको ये भी बोला था, देखो यहाँ पे आपका नाम आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके अंदर वो जो मैं चाहता हूँ वो आदत डल जानी चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन में पुराने करंट अफेयर्स का और एक स्टैटिक वाला प्रश्न भी ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो अब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप 10 सेकंड 12 सेकंड 13 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर रहे हो क्विज को, और फिर भी फुल मार्क्स लेकर के आ रहे हो। अगर आप ऐसा करते हुए दिखते हो तो इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग करके सिर्फ वहां पे टॉप में आना चाह रहे हो। तो फिर मुझे मजबूरन आपका नाम वहां से हटाना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, ताकि वो स्टूडेंट जो ईमानदारी से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं उनको आगे आने का मौका मिले। देखो ईमानदारी दिखाओ, चीटिंग मत करो, इससे आप ही को नुकसान होगा। उम्मीद करूंगा अब आप चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से क्वेश्चन को रीड करें और आंसर लगाएं। अगर फिर भी आप चीटिंग करते हो तो फिर मजबूरन मुझे आपका नाम वहां से हटाना पड़ेगा, और आगे जाकर के अगर आप ईमानदारी से भी करना चाहोगे फिर भी आपका नाम वहां पे शो नहीं होएगा, फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे, मुझसे मत कहना। ये सारी मेहनत मैं आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, तो इसे सही ढंग से लो, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। और प्लीज सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।